आज हम अर्थशास्त्र में पाठ 1 के अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र की उपयोगिता या महत्व को निम्न बिंदुओं के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, जटिल समस्याओं का अध्ययन। आधुनिक अर्थव्यवस्था अत्यंत जटिल है क्योंकि अनेक आर्थिक तत्व एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। अतः समष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण की सहायता से पूर्ण रोजगार, व्यापार चक्र आदि जटिल या कठिन समस्याओं का अध्ययन हो जाता है। दूसरा है आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। सरकार का प्रमुख कार्य कुल रोजगार, कुल आय, सामान्य कीमत स्तर, व्यापार के सामान्य स्तर आदि पर नियंत्रण करना होता है। अतः समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा सरकार को आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायता पहुंचाता है। तीसरा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सहायक। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण में समष्टि अर्थशास्त्र बहुत सहायक है। जैसे एक उत्पादक अपने उत्पादन के संबंध में निर्णय लेते समय कुल उत्पादन के व्यवहार से प्रभावित होता है। चौथा, आर्थिक विकास का अध्ययन। आर्थिक विकास का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण विषय है। समष्टि आर्थिक विश्लेषण के आधार पर ही अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के संसाधनों एवं क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं रोजगार के स्तर में वृद्धि करने के लिए योजनाएं बनाई जाती है तथा कार्यान्वित की जाती है ताकि अर्थव्यवस्था का बहुमुखी विकास हो सके। नंबर 5वां महत्व है साधनों के वितरण हेतु आवश्यक। समष्टि अर्थशास्त्र में एक ओर उपभोक्ता वस्तुओं और दूसरी ओर पूंजीगत वस्तुओं के बीच साधनों के वितरण से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र का पांच मुख्य महत्व है, जिसमें पहला है जटिल या कठिन समस्याओं का अध्ययन, दूसरा आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक, तीसरा व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहायक, चौथा आर्थिक विकास का अध्ययन, पांचवा साधनों के वितरण हेतु आवश्यक। इसके बाद हम देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख सीमाएं या दोष निम्नांकित है। पहला है समूह की संरचना को महत्व न देना। सामान्यतः समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समूह के आकार प्रकार का ही अध्ययन किया जाता है, न कि समूह की संरचना का। अतः समूह के आधार पर भविष्यवाणी करना या सुझाव देना तब तक सही नहीं है जब तक समूह की बनावट एवं उसके अंगों के स्वभाव तथा परस्पर संबंध की समस्त जानकारी प्राप्त न कर ली जाए। इसके बाद अगला है दूसरा, निष्कर्षों का व्यवहारिक न होना। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण मात्राओं का अध्ययन किया जाता है, किंतु समूह के आर्थिक विश्लेषण के आधार पर निर्मित नीतियाँ कभी कभी गलत परिणाम दे देती है। तीसरा, समूह की इकाइयाँ व्यक्तिगत इकाइयों का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। समष्टि अर्थशास्त्र की समूह की इकाइयाँ व्यक्तिगत इकाइयों का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है। इस प्रकार से ये समष्टि अर्थशास्त्र के दोष हुए। इसके बाद हम देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। पहला, विषय सामग्री। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। दूसरा, तेजी और मंदी। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत फर्म, उद्योग या व्यापारिक इकाई में तेजी व मंदी की विवेचना होती है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा संपूर्ण आर्थिक मंदी तथा आर्थिक तेजी का स्पष्टीकरण किया जाता है। तीसरा है सहायता। उपभोक्ता या फर्म को सर्वोत्तम बिंदु तक पहुंचाने में व्यष्टि अर्थशास्त्र सहायता पहुंचाता है,
जबकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को सर्वोत्तम बिंदु तक पहुंचाने में समष्टि अर्थशास्त्र विशेष सहायक होता है। चौथा, सीमा। व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र सीमांत विश्लेषण आदि पर आधारित नियमों तक सीमित है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, राजस्व आदि संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याओं के विश्लेषण में व्यापक है। पांचवा है समस्याओं का स्तर। व्यष्टि अर्थशास्त्र एकमात्र व्यक्तिगत समस्याओं का ही समाधान प्रस्तुत करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का विश्लेषण कर समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। उपयोगिता। व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक स्थान विशेष के लिए ही उपयोगी है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की अंतर्राष्ट्रीय उपयोगिता है। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र की उपयोगिता सीमित है और इसके व्यापक या वृहद है समष्टि अर्थशास्त्र की। सातवां, महत्व। व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल सिद्धांतों की सत्यता का मापदंड प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संरचना में निहित भ्रम को दूर करने में महत्वपूर्ण होता है। नंबर 8, विश्लेषण। व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत विश्लेषण से संबंध रखता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का लक्ष्य आय का विश्लेषण करना है। नंबर 9, निर्देशन। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत कीमत, उत्पादन, उपभोग आदि की ओर निर्देश देता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र सामान्य कीमत स्तर, राष्ट्रीय आय और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की ओर निर्देश देता है। नंबर 10, समस्या व नीति। व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल व्यक्ति विशेष की समस्याओं का अध्ययन कर नीति की व्याख्या करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का विश्लेषण कर विश्वव्यापी नीतियों का निर्धारण करने में सहयोग प्रदान करता है। इसके बाद हम देखेंगे व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र की परस्पर निर्भरता। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र की परस्पर निर्भरता को निम्न दो बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर अ है समष्टि आर्थिक विश्लेषण में व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण की आवश्यकता। नंबर ब, व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण में समष्टि आर्थिक विश्लेषण की आवश्यकता। नंबर अ, समष्टि आर्थिक विश्लेषण में व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण की आवश्यकता। समष्टि अर्थशास्त्र का व्यष्टि अर्थशास्त्र के साथ जो परस्पर संबंध है उसे निम्न तथ्यों के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने के लिए उसके संबंध में नीतियों का निर्माण करने के लिए हमें व्यक्तिगत इकाइयों का विश्लेषण करना पड़ता है। जब तक व्यक्तिगत इकाइयों के बारे में सही जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तब तक समष्टि आर्थिक विश्लेषण सही नहीं हो सकते। व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र की आधारशिला है। दूसरा, यदि समाज में रहने वाले लोगों द्वारा अधिक से अधिक वस्तुओं की मांग की जाती है, तो यह समझा जाता है कि फर्में मांग बढ़ने के कारण उत्पादन बढ़ाएगी, किंतु जिन फर्मों की उत्पादन लागत में वृद्धि हो रही है, उन फर्मों के लिए अधिक कीमतों पर भी उत्पादन में वृद्धि करना संभव नहीं होगा। इसी प्रकार आय में वृद्धि हो जाने पर कुछ वस्तुओं की मांग बढ़ती है तो कुछ वस्तु की मांग कम हो जाती है। तीसरा, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की सामान्य प्रवृत्ति की सही जानकारी तभी प्राप्त हो सकती है जब हमें तथ्यों एवं सिद्धांतों का सही ज्ञान हो जो लोगों, परिवारों एवं धर्मों के व्यवहार को प्रभावित करते हों। इस प्रकार समष्टि आर्थिक विश्लेषण का कार्य व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के अभाव में अपूर्ण रह जाता है, क्योंकि व्यक्तिगत अध्ययन के आधार पर ही हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा देखेंगे व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण में समष्टि आर्थिक विश्लेषण की आवश्यकता। इसे निम्न आधारों पर हम स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है, किसी भी फर्म को अपने उत्पादन की मात्रा निश्चित करते समय
समाज की संपूर्ण मांग, समाज की क्रय शक्ति, रोजगार के स्तर एवं आय के स्तर आदि जैसी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। अर्थात कोई भी फर्म मूल्य, मजदूरी एवं उत्पादन को स्वतंत्र रूप से निर्धारित नहीं कर सकती। दूसरा, इसी प्रकार कोई फर्म कितना माल विक्रय कर सकेगी, यह केवल उस फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तु की कीमत पर ही निर्भर नहीं करेगा, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा कि समाज में लोगों की क्रय शक्ति कितनी है, मूल्य स्तर चाहे कितना भी कम क्यों न हो। यदि समाज की क्रय शक्ति बहुत कम है तो वस्तु की बिक्री अधिक नहीं होगी। इसके विपरीत वस्तु की कीमत अधिक होने पर यदि समाज की क्रय शक्ति अधिक है तो वस्तु की बिक्री अधिक होगी। नंबर 3, सामान्यतः एक व्यक्तिगत उत्पादक के उत्पत्ति के साधनों की मजदूरी का निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए, क्योंकि यह उनके क्षेत्र में आता है। किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उत्पादक अपने साधनों की मजदूरी का निर्धारण केवल अपनी फर्म की शक्ति के अनुसार नहीं कर सकता है। इसके लिए अन्य संबंधित तथ्यों का अध्ययन करना आवश्यक होगा। इस प्रकार व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के कार्य की पूर्ति के लिए समष्टि आर्थिक विश्लेषण का सहारा लेना पड़ता है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि व्यष्टि एवं समष्टि आर्थिक विश्लेषण एक दूसरे के प्रतियोगी नहीं बल्कि पूरक है। इन दोनों का आर्थिक विश्लेषण एक दूसरे पर आश्रित है तथा एक के अभाव में दूसरे का विश्लेषण अधूरा ही रहेगा।